गुड इवनिंग। आज मैं आपको सांची के स्तूप के बारे में बताता हूँ, क्योंकि ये भारत के इतिहास का बहुत ख़ास पहलू है। सांची का स्तूप क्या होता है, स्तूप की स्ट्रक्चर क्या होता है, इसके बारे में। और सांची का स्तूप तो बहुत ही खास ही है। आइए जानने की कोशिश करते हैं सांची के स्तूप के बारे में। सांची का स्तूप क्या है इसके पाठ में, आइए तो देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर कुछ चीज़ें लिखी गई है। सबसे पहले ये देखिए, ये जो है शाहजहाँ बेगम का है चित्र। इनके बारे में जानेंगे अभी हम। पहले समझते हैं सांची के स्तूप की एक झलक ले लेते हैं। भोपाल राज्य के प्राचीन अवशेषों में से सबसे अद्भुत सांची कनखेड़ा की इमारतें हैं। कहाँ की है? सांची कनखेड़ा की इमारतें हैं। भोपाल से 20 मील दूर उत्तर पूर्व की तरफ एक पहाड़ी की तलहटी में बसे इस गांव को हम कल देखने गए थे। किताब के पाठ के स्ट्रक्चर की बात कही है, इसे लेकर देखते हैं। हमने पत्थर की वस्तुओं, बुद्ध की मूर्तियाँ और एक प्राचीन तोरणद्वार का निरीक्षण किया था। ये एनसीईआरटी की बुक है, उससे मैं पढ़ा रहा हूँ। इसके आधार पर भी मैं आपको समझाऊंगा कौन कौन चीज़ें दी गई है। ये अवशेष यूरोप के सज्जनों के विशेषकर रुचि लगते हैं, जिनमें मेजर अलेक्जेंडर कनिंघम एक है। क्या नाम है? अलेक्जेंडर कनिंघम। मेजर अलेक्जेंडर कनिंघम ने इस इलाके में कई हफ्तों तक रुककर इन अवशेषों का निरीक्षण किया। उन्होंने इस जगह के चित्र बनाए, वहाँ के अभिलेखों को पढ़ा और गुंबदनुमा ढांचे के बीचों बीच खुदाई की। उन्होंने इस खोज के निष्कर्ष को एक अंग्रेजी पुस्तक में लिखा। भोपाल के नवाब शासनकाल 1868 से 1901। शाहजहाँ बेगम की आत्मकथा ताज उल इकबाल तारीख भोपाल, भोपाल का इतिहास से 1867 के बीच HD बेस्टो का अनुवाद किया गया है, जिसके आधार पर इन बातों को लिखते हैं। आइए देखते हैं हम इस पाठ में स्तूप के स्ट्रक्चर के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तो विचारक, विश्वास और इमारतें। 19वीं सदी के यूरोपियों में सांची के स्तूप को लेकर काफ़ी दिलचस्पी थी। फ्रांसीसियों ने सबसे अच्छी हालत में बचे सांची के पूर्वी तोरणद्वार को फ्रांस के संग्रहालय में प्रदर्शित करने के लिए शाहजहाँ बेगम से फ्रांस ले जाने की इजाज़त मांगी। उस समय के लिए अंग्रेज़ों ने भी ऐसा ही कोशिश की थी। सौभाग्यवश फ्रांसीसियों और अंग्रेज दोनों ही बड़ी सावधानी से बनाई प्लास्टर प्रकृतियों की संतुष्ट हो गए। इस प्रकार मूल कृति भोपाल के राज्य में अपनी जगह ही रह गई। भोपाल के शासक शाहजहाँ बेगम और उनके उत्तराधिकारी सुल्तान जहाँ बेगम ने इस प्राचीन स्थल के रखरखाव के लिए धन का अनुदान किया। आश्चर्य नहीं कि जॉन मार्शल ने सांची पर लिखे अपने महत्वपूर्ण ग्रंथों को सुल्तान जहाँ को समर्पित किया है। सुल्तान जहाँ बेगम ने वहाँ पर एक संग्रहालय और अतिथिशाला बनाने के लिए अनुदान दिया था। वहाँ रहते हुए ही जॉन मार्शल की अनुपयुक्त पुस्तक लिखी। इस पुस्तक के विभिन्न खंडों को प्रकाशन में भी सुल्तान जहाँ बेगम के अनुदान दिया। यदि यह स्तूप समूह बना हुआ है तो इसके पीछे कुछ विवेकपूर्ण निर्णयों की बड़ी भूमिका है। शायद हम इस मामले में भी भाग्यशाली रहें कि इन स्तूपों में किसी रेल ठेकेदार या निर्माता की नज़र पड़ी है। यह उन लोगों से भी बचा रहा जो चीज़ों को यूरोप के संग्रहालयों में ले जाना चाहते थे। बौद्ध धर्म के इस महत्वपूर्ण केंद्र की खोज से आरंभिक बौद्ध धर्म के बारे में हमारी समझ में महत्वपूर्ण बदलाव आए हैं। आज यह जगह भारतीय पुरातत्व के सर्वेक्षण के सफल मरम्मत और संरक्षण में जीता जागता उदाहरण है। वैसे भारत के इतिहास में स्तूप के बारे में आपको बताऊंगा। स्तूप क्या होता है? स्तूप आमतौर पर टीला की बातें हैं। टीला कहा जाता है जिसमें भगवान बुद्ध के अस्थियों के ऊपर में सुसज्जित करके रखा गया है। सांची का महान स्तूप। यदि आप दिल्ली से भोपाल की यात्रा करेंगे तो ये एक्टिविटी दिया गया है, इनके बारे में हम नहीं जानते हैं। आइए आगे समझते हैं। आखिर इस इमारत का महत्व क्या है, यानी सांची का स्तूप हम पढ़ते क्या हैं? तो सांची के स्तूप पढ़ने के पीछे क्या कारण है, समझिए। यह टीला क्यों बनवाया गया, इसके अंदर क्या है, इसके चारों ओर पत्थर की रेलिंग क्यों बनाई गई, इस
स्तूप समूह को किसने बनवाया और इसके लिए धन किसने दिया, इसकी खोज कब हुई, ग्रंथों, मूर्तियों, स्थापत्य कला और अभिलेखों के अध्ययन के द्वारा हम रोचक इतिहास को खोज कर सकते हैं। आइए हम प्रारंभिक बौद्ध धर्म की पृष्ठभूमि के अन्वेषण की शुरुआत करते हैं। देखिए क्या क्या है पृष्ठभूमि में, अगर हम समझने की कोशिश करें तो यज्ञ और विवाद की पृष्ठभूमि से स्टार्ट होता है ये पाठ। आइए देखते हैं क्या है। ईसा पूर्व प्रथम सहस्त्राब्दी का काल विश्व इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ माना जाता है। इस काल में ईरान ने जरशत्रु जैसे चिंतक, चीन में खुशंगतीस, यूनान में सुकरात, प्लूटो, अरस्तु और भारत में महावीर, बुद्ध और कई अन्य चिंतकों का उद्भव हुआ। उन्होंने जीवन के रहस्यों को समझने का प्रयास किया, साथ साथ वे इंसानों और विश्व व्यवस्था के बीच रिश्ते को समझने की कोशिश कर रहे थे। यही वह समय था जब गंगा घाटी में नए राज्य और शहर उभर रहे थे और सामाजिक एवं आर्थिक जीवन में कई तरह के बदलाव आ रहे थे। अध्याय 2-3 में मैं जाना था, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो मैं पढ़ाऊंगा, तब आपको समझ में आ जाएगा। यज्ञों की परंपरा के ऊपर बात करते हैं। यज्ञों की परंपरा किस प्रकार से थी? तो चिंतन, धार्मिक विश्वास और व्यवहार की कई धारणाएं प्राचीन युग से ही चली आ रही है। तो हम ये तो अक्सर जानते हैं कि चिंतन हो गया, धार्मिक विश्वास हो गया, और भी बहुत सारी चीज़ें जो भारत के इतिहास में हैं, बड़े लंबे समय से चलती चली आ रही है। पूर्व वैदिक परंपरा, जिसकी जानकारी हमें 1500 से 1000 ईसा पूर्व में संकलित ऋग्वेदों से मिलती है। मेरी एक वीडियो है जिसमें आपको अच्छे से पता चल जाएगा ऋग्वेद के बारे में, सामवेद के बाद में यजुर्वेद के बारे में, जो मैंने इससे पहले डाल रखी है, आपको उनके बारे में मालूम पड़ जाएगा। नहीं है तो मैं भी 2 मिनट के बाद इसके बारे में और चीज़ें बताऊंगा। वैसे ही एक प्राचीन परंपरा थी ऋग्वेद। अग्नि, इंद्र, सोम आदि कई देवताओं की स्तुति का संग्रहण है। यज्ञ के समय इन स्रोतों का उदाहरण किया जाता था और लोग मवेशी, बेटे, स्वास्थ्य, लंबी आयु आदि के लिए प्रार्थना करते थे। शुरू में यज्ञ सामूहिक रूप से किए जाते थे। बाद में लगभग 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व कुछ यज्ञ घरों के मालिकों द्वारा किए जाते थे। राजसु और अश्वमेध जैसे जटिल यज्ञ सरदार और राजा किया करते थे। उनके अनुष्ठान के लिए उन्हें ब्राह्मण पुरोहितों पर निर्भर रहना पड़ता था। नए प्रश्न की बात करते हैं। नए प्रश्न क्या हैं? तो देखिए, उपनिषदों 6ठी सदी ईसा पूर्व से में पाई गई विचारधारा से पता चलता है कि लोग जीवन का अर्थ, मृत्यु के बाद जीवन की संभावना और पुनर्जन्म के बाद जानने के लिए उत्सुक थे। क्या पुनर्जन्म अतीत है? आइए, मैं भी आपको बात कर रहा था ऋग्वेद के बारे में, तो वो भी अभी बताऊंगा, पहले ये जानते हैं। तो कर्मों के कारण होता है, ऐसे मुद्दों पर पुरजोर बहस होती है। वैदिक परंपरा से बाहर के कुछ दार्शनिक इस पर सवाल भी उठा रहे हैं। सत्य एक होता है या अनेक? लोगों के यज्ञ के बारे में चिंतन करने लगे। इन सभी चीज़ों के ऊपर में आइए, वाद विवाद और चर्चाएं। समकालीन बुद्ध ग्रंथ में हमें 64 संप्रदायों का चिंतन परंपराओं का उल्लेख मिलता है। कितने का? 64 परंपराओं का चिंतन का उल्लेख मिलता है। हाँ, क्षमा चाहूँगा, कितने का? बुद्ध ग्रंथों में हमें 64 संप्रदायों का, कितने का? तो 64 संप्रदायों का चिंतन परंपराओं का उल्लेख मिलता है। इसमें हमें जीवंत चर्चाओं और विवादों की एक झांकी देखने को मिलती है। शिक्षक एक जगह से दूसरी जगह घूम घूम कर अपने दर्शन या विश्व के विषय में अपनी समझ को लेकर एक दूसरे के साथ में सामान्य लोगों के तर्क वितर्क करते थे। तो ये उनकी शिक्षाओं की चलन था, जिसमें व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान तक घूमते थे और फिर अपनी चर्चाएं करते थे, एक दूसरे को अपनी बातों को उजागर करते थे। ये चर्चाएं कुटारशालाओं अर्थात नुकीली छत वाली झोपड़ी या उसमें उपवनों में होती थी, जहाँ घुमक्कड़ मानसी ठहरा करते थे। यदि एक शिक्षक अपनी प्रतिद्वंदी को अपने तर्कों से समझा लेता था तो वह अपने अनुयायियों के साथ उसका शिष्य बन जाता था। इसलिए किसी भी संप्रदाय के लिए समर्थन समय के साथ बढ़ता या घटता जाता था।
तो ये तो अक्सर होता है, आप जानते भी हैं। आधुनिक समाज की अगर बात करें तो बहुत सारी चीज़ें घटती या बढ़ती ही रहती हैं। इनमें से कई शिक्षक जिनमें महावीर और बुद्ध शामिल हैं, क्या हैं? तो इनमें से बहुत सारे शिक्षक हैं जिनमें महावीर और बुद्ध शामिल हैं, वेदों के प्रभुत्व पर प्रश्न उठाते हैं। उन्होंने यह भी माना कि जीवन के दुखों से मुक्ति का प्रयास हर व्यक्ति स्वयं कर रख सकता है। यह समझ ब्राह्मणवाद से बिल्कुल भिन्न थी। जैसा कि हमने देखा, ब्राह्मणवाद एक मान्यता थी कि किसी भी व्यक्ति के अस्तित्व उसकी जाति और लिंग से निर्धारित होता है। देखिए, यहाँ पर एक कटआउट है हमारे पास, जिसमें हम पढ़ते हैं क्या लिखा है। बौद्ध ग्रंथ किस प्रकार से तैयार और संरक्षित किए जाते थे। ये सबसे इम्पोर्टेंट है आपके पास, जो एनसीईआरटी की बुक में लिया गया है। और एनसीईआरटी से अच्छी बुक किसी भी के लिए नहीं है। आप चाहे सरकारी नौकरी की तैयारी कर लीजिए, स्कूल लेवल का तो एग्ज़ाम है ही, सबसे बेस्ट एनसीईआरटी है। खासकर जो हमारे हिस्ट्री के पार्ट हो, उन चीज़ों के मामले में। बुद्ध अन्य शिक्षकों की तरह चर्चा और बातचीत करते हुए मौखिक शिक्षा देते थे। तो ध्यान से लीजिएगा, बुद्ध क्या करते थे, तो मौखिक शिक्षा देते थे। महिलाएं और पुरुष, शायद बच्चे भी इन प्रवचनों को सुनते थे और उन पर चर्चा करते थे। बुद्ध के किसी भी संभाषण को अपने जीवन काल में लिखा नहीं गया। उनकी मृत्यु के बाद, जो लगभग 5वीं से 4वीं सदी ईसा पूर्व मानी जाती है, उनके शिष्यों ने ज्येष्ठों या ज़्यादा वरिष्ठ श्रमणों में भी एक सभा वैशाली बिहार में स्थित वैशाली का पाली भाषा के रूप में बुलाई। वहाँ पर उनकी शिक्षाओं का संकलन किया गया। इन संग्रहों को त्रिपिटक, ध्यान समझ लीजिएगा, त्रिपिटक शब्दार्थ विभिन्न प्रकार के ग्रंथों को रखने के लिए 3 टोकरियाँ कहा जाता है। पहले उन्हें मौखिक रूप से संप्रेषित किया जाता था। समझ लीजिएगा, त्रिपिटक में क्या है, पहले उन्हें मौखिक रूप से संप्रेषित किया जाता था, बाद में लिखकर विषय और लंबाई के अनुसार वर्गीकरण किया जाता था। उसके बाद है विनय पिटक। विनय पिटक में संघ क्या है हमारे पास, विनय पिटक। विनय पिटक में संघ या बौद्ध मठों में रहने वाले लोगों के लिए नियम का संग्रहण किया जाता था। बुद्ध की शिक्षाएं सूत पीटक में रखी गई हैं। ध्यान समझ लीजिएगा, बुद्ध की शिक्षाएं किस चीज़ में है, सूत पीटक। याद कर लीजिए, बुद्ध की शिक्षाएं किस में है, सूत पीटक। तो सूत पीटक क्या है, सूत पीटक वो है जिसमें बुद्ध की शिक्षाएं दी गई है। और दर्शन से जुड़े विषय अभिधम्म पीटक में रखे गए हैं। अभिधम्म क्या होता है, जिसमें धर्म और दर्शन से जुड़े हुई बातें रखी गई हैं। वो किस चीज़ में है, तो वो हम जानते हैं कि वो धम्मपीठ में है। हर पीटक के अंदर कई ग्रंथ होते हैं। बाद के गुणों को बौद्ध विद्वानों ने इन ग्रंथों पर टीकाएं लिखी। आई जब बौद्ध धर्म श्रीलंका जैसे नए इलाकों में फैला, तो दीपवंश यानी दीप का इतिहास और महावंश यानी महान इतिहास जैसे क्षेत्र विषय में बौद्ध इतिहास को लिखा गया। इनमें से कई रचनाओं में बुद्ध की जीवन लिखी गई है। ज़्यादातर पुराने ग्रंथ पाली में है। याद कर लीजिएगा, अक्सर अगर जो आप पुरानी मानते हैं, जो पुराण हमारे बहुत ही पुराने हो चुके हैं, जो काफ़ी पुरानी मान जाती हैं, वो ज़्यादातर भाषाएं या तो पाली में लिखी जाती है, संस्कृत में लिखी जाती हैं। बाद के युगों में संस्कृत में ग्रंथ में लिखे गए। जब बुद्ध धर्म पूर्व एशिया में फैल रहा था, तब फासियन और स्वान जैसे तीर्थयात्री बुद्ध ग्रंथों की खोज में चीन से भारत आए। ये पुस्तक वे अपने देश ले गए, जहां विद्वानों ने इनका अनुवाद किया। हिंदुस्तान के बुद्ध शिक्षक भी दूर दराज के देशों में गए। बुद्ध की शिक्षाओं का प्रसार करने के लिए वे नई पुस्तकें भी अपने साथ ले गए। कई सदियों तक ये पांडुलिपियाँ एशिया के भिन्न भिन्न इलाकों में स्थित बुद्ध विहारों में संरक्षित थी। पाली, संस्कृत, चीनी और तिब्बती भाषाओं में इन ग्रंथों के आधुनिक अनुवाद तैयार किए गए। ध्यान समझ लीजिए, तो ये लाइन मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ। पाली, संस्कृत, चीनी और तिब्बती भाषाओं में लिखे गए ग्रंथों से आधुनिक अनुवाद तैयार किए गए हैं, जो आज हम आधुनिक तौर पर पढ़ते हैं बुद्ध शिक्षाओं के बारे में।
आइए बुद्ध के अनुयायियों के ऊपर में बात करते हैं। धीरे धीरे बुद्ध के शिष्यों का दल तैयार हो गया, इसलिए उन्होंने संघ की स्थापना की। ऐसे भिक्षुओं को एक संस्था जो धम्म के शिक्षक बन गए, ध्यान समझ लीजिएगा, धम्म की बातें आ गई यहाँ पर, तो धम्म के शिक्षक बन गए। ये श्रमण एक सादा जीवन बिताते थे और उनके पास जीवन यापन के लिए अत्यावश्यक चीज़ों के अलावा कुछ नहीं होता था। जैसे दिन में एक बार उपासकों से भोजन दान पाने के लिए वे एक कटोरा रखते थे। चूँकि वे दान पर निर्भर थे, इसलिए उन्हें भिक्षु कहा जाता था। क्या कहा जाता था? भिक्षु कहा जाता था। शुरू में वे सिर्फ पुरुष ही संघ में सम्मिलित हो सकते थे। याद रखिएगा, बहुत बड़ा प्रश्न है हमारे पास, क्या कि शुरू में सिर्फ पुरुषों को ही सम्मिलित किया गया था। बाद में महिलाओं को भी अनुमति मिली। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार बुद्ध के प्रिय शिष्य आनंद, याद करना, आमतौर पर ये प्रश्न है और ये खास भी प्रश्न हो जाता है कि उनके बुद्ध के प्रिय शिष्य का नाम क्या था। तो बुद्ध के प्रिय शिष्य का नाम आनंद था। ने बुद्ध को समझकर महिलाओं के संघ में आने की अनुमति प्राप्त की। बुद्ध की उपमाता महाप्रजापति गौतमी, ठीक है, तो बुद्ध की उपमाता, क्या नाम था उनका? महाप्रजापति गौतमी संघ में आने वाली पहली भिक्षुणी बनी। कई स्त्रियां जो संघ में आई वे धम्म की उपदेशिकाएं बन गई थी। आगे चलकर वे थेरी बनी, जिसका मतलब है ऐसी महिलाएं जिन्होंने निर्वाण प्राप्त कर लिया हो। ठीक है, आगे आप समझते हैं। तो बुद्ध के अनुयायी कई सामाजिक वर्गों से आए थे। ये बात समझने लायक है और जानने लायक भी है। किस बात के ऊपर बात कर रहे हैं हम? तो बुद्ध के अनुयायी कई सामाजिक वर्गों से आए थे। इसमें राजा, धनवान, गृहपति और सामान्य जन, कर्मकार, दास, शिल्पी सभी शामिल थे। एक बार संघ में आ जाने पर सभी को बराबर माना जाता था, क्योंकि भिक्षु और भिक्षुणी बनने पर उन्हें अपनी पुरानी पहचान को त्याग देना पड़ता था। संघ की संचालन पद्धति गणों और संघों की परंपरा पर आधारित थी। इसके तहत लोग बातचीत के माध्यम से एकमत होने की कोशिश करते थे। अगर यह संभव नहीं होता था तो मतदान द्वारा निर्णय लिया जाता था। तो समझ लीजिए उस समय में भी मतदान, और मतदान की प्रक्रिया तो सदा से चली आ रही है इतिहास में, चाहे कोई भी देश हो, जिस कार्य को करना है उसके ऊपर में। आइए उससे पहले मैं थोड़ा सी चीज़ पढ़ा देता हूँ आपको। क्या है? थोरी गाथा। थोरी गाथा क्या होता है? मैं बुद्ध के बारे में थोड़ा स्तूप के बारे में भी बताऊंगा अभी आगे, और एक वीडियो और आएगी जिसमें और भी डिटेल से होगा। अगर इसमें पूरा कवर हो जाता है तो वो चीज़ें नहीं आएंगी। यह अनूठा बौद्ध ग्रंथ सूत पीटक का हिस्सा है। इसमें भिक्षुनी द्वारा रचित छंदों का संकलन किया गया है। इसमें महिलाओं के सामाजिक और आध्यात्मिक अनुभवों के बारे में अंतर्दृष्टि मिलती है। पुना नाम की एक दासी अपने मालिक के घर के लिए प्रतिदिन सुबह नदी का पानी लाने जाती थी। वहाँ वह हर दिन एक ब्राह्मण को स्नान कर्म करते हुए देखती थी। एक दिन उसने ब्राह्मण से भी बात की। निम्नलिखित पद की रचना पुना ने एक की थी, जिसमें ब्राह्मण ने उसकी बातचीत का वर्णन है। देखिए क्या है। मैं जल ले जाने वाली हूँ, कितनी भी ठंड हो मुझे पानी में उतरना ही है। सजा के डर से या ऊंचे घरानों की स्त्रियों की कटु वाक्यों से डर है। हे ब्राह्मण, तुम्हें इसका डर है जिससे तुम जल में उतरते हो, जबकि तुम्हारे अंग ठंड में कांप रहे हैं। ब्राह्मण बोले, मैं बुराई को रोकने के लिए अच्छाई कर रहा हूँ। बूढ़ा या बच्चा जिसने भी कुछ बुरा किया हो, जल में स्नान करके मुक्त हो जाता है। पुना ने कहा, यह किसने कहा है कि पानी में नहाने से बुराई से मुक्ति मिलती है? वैसे तो सारे मेंढक और कछुए स्वर्ग जाएंगे, साथ में पानी के सांप और मगरमच्छ भी, इसके बदले में वे कर्म न करें जिनका डर आपको पानी की ओर खींचता है। हे ब्राह्मण, अब तो रुक जाओ, अपने शरीर को ठंड से बचाओ।
जल ले जाने वाली स्त्री, मथुरा लगभग 3वीं शताब्दी की। ये है चित्र है इसमें, आइए ये देखिए। नियम के बारे में बताता हूँ क्या क्या नियम थे। ये सब बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है आपके परीक्षा की दृष्टि से। अगर आप जानते हैं बुद्ध शिक्षा को सही प्रकार से जानना चाहते हैं तो ये जो भी टॉपिक मैं आपको दिखा रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, ये सारे के सारे वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको बुद्ध धर्म को समझने में संपूर्ण जानकारी देते हैं। बहुत सारे लोग पढ़ तो लेते हैं लेकिन उनको याद नहीं रहता है, तो मैं चाहता हूँ कि पढ़ते के साथ ही आपको याद हो जाए। आइए, तो भिक्षुओं और भिक्षुमणियों के लिए नियम। ये नियम विनय पिटक में मिलते हैं। किस में मिलते हैं? विनय पिटक में। जब, तो ध्यान समझ लीजिएगा, नियम किस में मिलते हैं? विनय पिटक में। ये सब एक एक अंक वाले क्वेश्चन हैं। आमतौर पर ये आपको बाद में काम आएंगे। जब भी काम आएगा मेरा वीडियो देख लेना आपको एग्ज़ाम जाने से पहले, ठीक है? तो जहाँ जहाँ पर जिस तरह की चीज़ें हैं वो आपको समझ में आ जाएगा। और समझ में आता जा रहा है तो फटाफट लाइक करते चलिए। कोई कोई ऐसी बातें जो आपको इम्पोर्टेंट लग जाती है और मैं बता देता हूँ, मेरे बात से निकलता है, तो प्लीज़ आप इसको लाइक करते चलिए। और हो सके तो सेशन को शेयर भी करते चलिए ताकि दूसरे बच्चे भी इनका फ़ायदा उठा सकें। जब कोई भिक्षु एक नया कंबल या गलीचा बनाएगा तो उसे उसका प्रयोग कम से कम 6 वर्षों तक करना पड़ेगा। बहुत ही खास नियम है। यदि 6 वर्षों से कम अवधि में वह बिना भिक्षुओं की अनुमति के एक नया कंबल या गलीचा बनवाता है तो चाहे उसने अपने पुराने कंबल गलीचा को छोड़ दिया हो या नहीं, नया कंबल या गलीचा उससे ले लिया जाएगा और इसके लिए उसे अपराध स्वीकार करना होगा। ध्यान समझ लीजिए नियम। यदि कोई भिक्षु किसी गृहस्थ के घर जाता है और उसे टिकिया या पके अनाज का भोजन दिया जाता है तो यदि उसे अच्छा हो तो वह 2 से 3 कटोरा भर ही स्वीकार कर सकता है। यदि वह उससे ज़्यादा स्वीकार करता है तो उसे अपना अपराध स्वीकार करना होगा। 2 या 3 कटोरे पकवान स्वीकार करने के बाद उसे इन्हें अन्य भिक्षुओं के साथ बांटना होगा। यही सम्यक आचरण है। मैं इसके बाद आपको विद्यार्थी के लक्षण के बारे में बताऊंगा। विद्यार्थी के 5 लक्षण होते हैं। देखिए, जीवन में कोई भी पथ हो, किसी भी रूप से हो, कुछ नियमों का पालन करना अवश्य होता है। अगर आप उस कार्य को संपन्न करना चाहते हैं, उस पथ पर अडिग रहना चाहते हैं तो नियम का होना परम आवश्यक है। यदि कोई भिक्षु जो संघ के अपने व्यवहार में, क्षमा चाहूँगा, गलती हो गया है थोड़ा सा पढ़ने में, बाय मिस्टेक हो जाता है कभी कभी। यदि कोई भिक्षु जो संघ के किसी विहार में ठहरा हुआ हो, प्रस्थान के पहले अपने द्वारा बिछाए गए बिस्तर को ना ही समेटता है ना ही समेटवाता है, या यदि वह बिना विदाई के लिए चला जाता है तो उसे अपराध स्वीकार करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको, क्या लिखा है? क्या आप बता सकते हैं कि ये नियम क्यों बनाए गए? तो नियम मैंने बताया आपको कि पथ पर चलने के लिए, किसी भी चीज़ के लिए नियम परम आवश्यक है। नियम से बंधे होने के कारण व्यक्ति गलतियों से कम कर पाता है और उसका जीवन सुचारू रूप से चलता है। तो बुद्ध के जीवन काल में और उनकी मृत्यु के बाद भी बुद्ध धर्म तेजी से फैला। इसका कारण यह था कि लोग समकालीन धार्मिक प्रथाओं से असंतुष्ट थे और उस युग में तेजी से हो रहे असामाजिक बदलावों ने उन्हें उलझनों में बांध रखा था। बुद्ध शिक्षाओं में जन्म के आधार पर श्रेष्ठता की बजाय जिस तरह अच्छे आचरण और मूल्यों को महत्व दिया गया, उसे महिलाएं और पुरुष इस धर्म की तरफ आकर्षित हुए। खुद से छोटे और कमज़ोर लोगों की तरफ मित्रता और करुणा के भाव को महत्व देने की आदर्श काफ़ी लोगों को भाए। तो ये इसमें हम बुद्ध की शिक्षाओं के ऊपर में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी इकट्ठी कर रहे हैं कि बुद्ध शिक्षाएं क्या थी। अब आ जाइए, आ गया हमारा टॉपिक जिसके लिए आज हम पढ़ रहे थे। क्योंकि जब तक इस टॉपिक को नहीं समझते हैं, क्योंकि भारत के इतिहास में जितना बुद्ध महत्वपूर्ण है उतना ही हमारा आर्ट कल्चर के हिसाब से सांची का स्तूप है।
मैंने आपको बताया कि सांची के स्तूप के लिए क्या क्या चीज़ें हुई थी, है ना। इसी प्रकार से अमरावती का भी स्तूप है जो नष्ट हो गया है, कुछ ही अवशेष हमें मिले हैं। आइए स्तूप, तो हम जानते हैं स्तूप के बारे में। बुद्ध आदर्श और व्यवहार ब्राह्मण, जैन तथा कई अन्य परंपराओं के साथ संवाद और तर्क वितर्क की प्रक्रिया से उभरे। इनमें से कई परंपराओं के विचार और आचार ग्रंथों में नहीं लिखे गए हैं। इस तरह के मेलजोल को हम पवित्र स्थलों के उभारने की प्रक्रिया को देखकर भी समझ सकते हैं। बहुत प्राचीन काल में ही लोग कुछ जगहों को पवित्र मानते थे। अक्सर जहाँ खास वनस्पति होती थी, अनूठी चट्टानें थी या विस्मयकारी प्राकृतिक सौंदर्य था, वहाँ पवित्र स्थल बन जाते थे। ऐसे कुछ स्थलों पर एक छोटी सी वेदी भी बनाई जाती थी, जिन्हें कभी कभी चैत्य कहा जाता था। बुद्ध साहित्य में कई चैत्यों की चर्चाएं हैं। इसमें बुद्ध के जीवन में जुड़ी जगहों का भी वर्णन है जहाँ वे जन्मे थे। देख लीजिए, सबसे इम्पोर्टेंट, कहाँ जन्मे थे वे, तो लुम्बिनी में जन्मे थे। ये याद नहीं रहता है, कहाँ जन्मे थे वे, लुम्बिनी में। तो बौद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, लुम्बिनी में हुआ था। आइए अब मैंने जो पहले कुछ समय पहले बताया था, ये देखिए। शवदाह के बाद शरीर के कुछ अवशेष टीला पर सुरक्षित रख दिए जाते थे। अंतिम संस्कार से जुड़े ये टीले चैत्य के रूप में जाने जाते थे। चैत्य की बात है जो अभी हमने यहाँ पर देखा था और आपको भी नज़र आ रहा है। मैंने बताया था, आपको क्या बताया था कि वेदी बनाई जाती थी टीले के रूप में, वही आज कहलाता है। देखिए इस मानचित्र को देखिए, बौद्ध स्थल के बारे में दिया गया है। तो सही प्रकार से देखिए तो एक एक चीज़ आपको नज़र आ रहा होगा। नहीं आ रहा होगा तो मैं भी उत्तर भारत से लेकर के पूरा आपको निर्माण करवाऊँगा। देखते हैं, देखिए अब दिख रहा होगा आपको। सबसे पहले यहाँ से हम लेके चलते हैं। तो लुम्बिनी में जन्मे थे, कुशीनगर, श्रावस्ती, उसके बाद बाराबर, बोधगया, भरतु, सारनाथ। सारनाथ तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर इन्होंने अपनी पहला जो सभा किया था, जहाँ उन्होंने अपना उपदेश दिया था, वो अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो सांची का स्तूप, ये देखिए मध्य प्रदेश में आता है। अजंता, नासिक, जुन्नार, कार्ले, नागा अर्जुन कोंडा कृष्ण, अमरावती के बारे में भी मैंने भी बताया थोड़ा सा, ठीक है। ये वो जगह हैं जहाँ पर बुद्ध के स्तूपों बनाए गए थे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, तो टोटल यहाँ पर 14 चिन्हों को उजागर किया गया है। आइए पहले मैं बताता हूँ स्तूप बनाए क्यों गए थे। देखिए, तो यह उदाहरण महापरिनिब्बाण सेतु से लिया गया है, जो सूत पिटक का हिस्सा है। परिनिर्वाण से पूर्व आनंद ने पूछा, भगवान, हम तथागत यानी बुद्ध का दूसरा नाम के अवशेषों का क्या करेंगे? बुद्ध ने कहा, तथागत के अवशेषों को विशेष आदर देकर खुद को मत रोको, धर्मोत्साही बनो, अपनी भलाई के लिए प्रयास करो। लेकिन विशेष आग्रह करने पर बुद्ध बोले, उन्हें तथागत के लिए 4 महापर्थों के चौकों पर थूप, स्तूप का पाली रूप, तो स्तूप के पाली रूप को क्या कहते हैं, थूप कहते हैं, बनाना चाहिए। जो भी वहाँ धूप या माला चढ़ाएगा या वहाँ पर सिर नवाएगा या जहाँ पर वह हृदय में शांति लाएगा, उन सबके लिए वह चिरकाल तक सुख और आनंद का कारण बनेगा। समझ में आ गया क्यों बनाए जाते थे? और आज भी टाइम में भी आपको बहुत सारी जगह दिख जाते हैं ये सारी चीज़ें। तो थोड़ा सा जो हमारा बचा गया है इम्पोर्टेंट चीज़ वो करते हैं। लास्ट टाइम से क्या था, तो जहाँ वे जन्मे थे, उसके बाद जहाँ उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था वो जगह कौन सी है, बोधगया। अभी मानचित्र में हमने देखा।
जहाँ उन्होंने प्रथम उपदेश दिया, वो कौन सा था? सारनाथ। जहाँ उन्होंने निब्बान प्राप्त किया, कुशीनगर। धीरे धीरे ये सारी जगहें पवित्र स्थल बन गई। हमें यह मालूम है कि बुद्ध के समय से लगभग 200 वर्ष बाद अशोक ने लुम्बिनी में अपनी यात्रा के याद में एक स्तंभ बनवाया था। ठीक है, तो लुम्बिनी में एक स्तंभ बनवाया था। तो स्तूप के बारे में तो जान ही चुके हैं, लेकिन फिर भी हम जानते हैं थोड़ा सा क्यों बनाए जाते थे, क्योंकि अब डिटेल से है वहाँ पर। तो उनकी इच्छाएं लिखी गई थी। जो आनंद, जो उनके प्रिय शिष्य थे, उन्होंने बुद्ध से पूछा था, तो बुद्ध जी ने बताया था कि क्या करना चाहिए। तो उसी के याद आदर्श रूप से उन्होंने भगवान बुद्ध के अवशेषों को स्तूप में बनवाए। स्तूप क्यों बनाए जाते थे? तो इन जगहों पर बुद्ध से जुड़े कुछ अवशेष, नहीं, इधर शुरू से पढ़ता हूँ मैं आपको। ऐसे कई अन्य जगहों थी जिन्हें पवित्र माना जाता था। इन जगहों पर बुद्ध से जुड़े कुछ अवशेषों, जैसे उनकी अस्थियां या उनके द्वारा प्रयुक्त सामान, गाड़ दिए जाते थे। इन टीलों को स्तूप कहा जाता था। ठीक से समझ लीजिएगा, क्या है वो स्थान जो पवित्र माने जाते थे, उन जगह पर बुद्ध से जुड़े अवशेष या उनकी अस्थियां गाड़ दी जाती थी। इन टीलों को स्तूप कहा गया था। स्तूप बनाने की परंपरा बुद्ध से पहले की रही होगी, लेकिन वह बुद्ध धर्म से जुड़ गई, क्योंकि उनमें ऐसे अवशेष रहते थे जिन्हें पवित्र समझा जाता था। इसलिए समूचे स्तूप को ही बुद्ध और बुद्ध धर्म के प्रतीक के रूप में प्रतिष्ठा मिली। और अक्सर लोग सांची के बारे में या स्तूप के बारे में जानते तो, सुने तो होते हैं, लेकिन जानते नहीं हैं। आज आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा स्तूप क्या है। तो अशोक का वादन नामक एक बुद्ध ग्रंथ के अनुसार अशोक ने बुद्ध के अवशेषों के हिस्से हर महत्वपूर्ण शहर में बांट दिए, उनके ऊपर स्तूप बनवाने का आदेश दिया। ईसा पूर्व 2री सदी तक भरहतु, सांची और सारनाथ जैसे जगहों पर, जो मानचित्र 1 में हमने देखा, ये सभी स्थानों पर स्तूप बनाए गए थे। मैंने काउंट भी किया था, आपने पीछे सुना होगा, देखा होगा। ठीक है, समझिए। अब कैसे बनाए गए, इसके ऊपर में प्रश्न है, तो समझिए। स्तूपों को वेदिकाओं और स्तंभों पर मिले अभिलेखों से इन्हें बनाने और सजाने के लिए दिए गए दान का पता चलता है। कुछ दान राजाओं के द्वारा दिए गए थे, जैसे सातवाहन वंश के राजा। जो कुछ दान शिल्पकारों और व्यापारियों की श्रेणी द्वारा दिए गए। उदाहरण के लिए सांची के एक तोरण द्वार का हिस्सा हाथी दांत का काम करने वाले शिल्पकारों के दान से बनाया गया था। तो तोरण द्वार पर हाथी का दांत है, ये भी दान से बनाए गए थे। सैकड़ों महिलाओं और पुरुषों ने दान के अभिलेखों में अपना नाम बताया है। कभी कभी वे अपने गांव या शहर का भी नाम बताते हैं, और कभी कभी अपने पेशा और रिश्तेदारों के नाम भी बताते हैं। आप भी अक्सर जब कहीं जाते होंगे या किसी में दान देते हैं तो हम लिखवा देते हैं। अक्सर जिन्होंने दिया है तो जो देते हैं उनके द्वारा भी नाम लिखवा दिए जाते हैं। इन इमारतों को बनाने में भिक्षुनी और भिक्षुनियों ने भी दान दिए थे। संरचना कैसा होता है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। तो स्तूप, संस्कृत अर्थ टीला, का जन्म एक गोलार्ध लिए हुए मिट्टी के टीले से हुआ, जिसे बाद में अंड कहा गया। धीरे धीरे इसकी संरचना ज़्यादा जटिल हो गई, जिसमें कई चौकोर और गोल आकारों का संतुलन बनाया गया। अंड के ऊपर एक हार्मिक होती थी। यह छज्जे जैसे ढांचा देवताओं के घर का प्रतीक था। हर्मिका से एक मस्तूल निकलता था जिसे यष्टि कहते थे, जिस पर अक्सर एक छतरी लगी होती थी। टीले के चारों ओर एक वेदिका होती थी, जो पवित्र स्थल के सामान्य दुनिया से अलग करती थी। तो चित्र देख रहे हैं आप, चित्र देख लीजिए, क्या है ये? तो सांची का एक दानात्मक अभिलेख। ऐसे सैकड़ों अभिलेख भारत
भरहतू और अमरावती में मिले हैं, जिससे हमें पता चलता है कि उस समय लोगों के द्वारा दान दिए गए थे और उसके बाद बुद्ध के याद स्वरूप इतने सभी सांची के स्तूपों को या बुद्ध के प्रचार प्रसार में स्तूपों को बनवाए गए थे। सांची और भरहतू के प्रारंभिक स्तूप बिना अलंकरण के हैं। सांची और भरहतू के सिवाय इसके कि उनमें पत्थर की वेदिकाएं और तोरण द्वार हैं। ये पत्थर की वेदिकाएं किसी बांस के या काठ के घरों के समान थी और चारों दिशाओं में खड़े तोरण द्वार पर खूब नक्काशियाँ की गई थी। नक्काशी कहते हैं उस पर गुदे हुए, चाहे मूर्ति हो चाहे लिखे हुए हो, उन पर जो डिज़ाइन बने रहते हैं, फूल पत्तियाँ होती हैं, उन सबको नक्काशी कहते हैं। उपासक पूर्वी तोरण द्वार से प्रवेश करके टीले को दाईं तरफ रखते हुए दक्षिण वार्ता परिक्रमा करते थे। तो किस प्रकार से परिक्रमा करते थे? वे दक्षिणावर्त परिक्रमा करते थे, मानो वे आकाश में सूर्य के पथ का अनुकरण कर रहे हों। बाद में स्तूप के टीले पर भी अलंकरण और नक्काशी की जाने लगी। अमरावती और पेशावर जो पाकिस्तान में है में शाह जी की एक ढेरी में स्तूप की ताक और मूर्तियां उत्कीर्ण करने की कला को काफ़ी उदाहरण मिलता है। ये देखिए, पहले स्कूल वाले की चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले क वाला चित्र देखिए, दो है ना, चित्र क की बात करते हैं। सांची के स्तूप की योजना किस प्रकार से बनाई गई होगी? यह उस समय उस इमारत का समतल्य परीक्षण दर्शाता है। जो समतल मतलब जो प्लॉट होगा वो किस प्रकार से होगा। वहीं दूसरा चित्र 4.10 ख महास्तूप की ऊंचाई उर्ध्वाधर परिप्रेक्ष्य में किस प्रकार से होगी, तभी जा करके, क्योंकि नक्शा तैयार होता है ना, तो नक्शे के अनुसार ही इन चीज़ों को बनाया गया है। ठीक है, फुट मीटर सब चीज़ का मेजरमेंट किया गया है, उसके बाद इनका नक्शा तैयार किया गया है। आइए, अब सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक आ गया हमारा स्तूप की खोज। उम्मीद है मज़ा आ रहा होगा। अगर अच्छी अच्छी चीज़ें बातें समझ में आ रही हैं तो फटा से फट सेशन को क्या कीजिए, शेयर कीजिए और साथ में लाइक कीजिए। जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग सब्सक्राइब कीजिए और बेल वाला आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि मेरे नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। तो इस प्रकार से हमारी क्लासेस चलती रहेंगी, अब तो कंटिन्यू चलती रहेंगी नए नए टॉपिक के ऊपर में। आइए अब हम बात करते हैं स्तूप के खोज की बात करते हैं, जो हमारा अगला उद्देश्य है। अमरावती और सांची की नियति। जैसा कि हमने देखा, हर स्तूप का अपना इतिहास है। कुछ इतिहास हमें बताते हैं कि वे कैसे बने, साथ साथ इनकी खोज का भी इतिहास है। अब हम इनकी खोज के इतिहास पर एक नज़र डालते हैं। तो 1796 में एक स्थानीय राजा को जो मंदिर बनाना चाहते थे, अचानक अमरावती के स्तूप के अवशेष मिल गए। उन्होंने इसके पत्थर के इस्तेमाल करने का निश्चय किया। उन्हें ऐसा लगा कि इस छोटी सी पहाड़ी में संभवतः कई खजाना छुपा हुआ है। कुछ लोगों के बाद कॉर्लिन मैकेंजी नामक एक अंग्रेज अधिकारी इस इलाके से गुजरे। हालांकि उन्होंने कई मूर्तियां पाई और उनका विस्तृत चित्रांकन भी किया, लेकिन उनकी रिपोर्ट कभी छपी नहीं। ये देखिए, ये चित्र दिख रहा है आपको, ये एक तोरण द्वार है, इसमें दिख रहा होगा आपको। तो सांची के पूर्वी तोरण द्वार सजीव मूर्तियां को दिखाया गया है। इसमें आपको देखिए दिख रहा है। आइए, तो 1854 में
गुंटूर आंध्र प्रदेश के कमिश्नर ने अमरावती की यात्रा की। कब? 1854। गुंटूर। उन्होंने कई मूर्तियां और उत्कीर्ण पत्थर जमा किए और वे उन्हें मद्रास ले गए। इन्हें उनके नाम पर एलियट संगमरमर के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? एलियट संगमरमर से। उन्होंने पश्चिमी तोरण द्वार को भी खोज निकाला और इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि अमरावती का स्तूप बुद्धों का सबसे विशाल और शानदार स्तूप था। 1850 के दशक में अमरावती के उत्कीर्ण पत्थर अलग अलग जगहों पर ले जाए जा रहे थे। कुछ पत्थर कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल पहुँचे तो कुछ मद्रास में इंडिया ऑफिस, कुछ पत्थर लंदन तक पहुँच गए। कुछ अंग्रेज अधिकारियों के बागों में। अमरावती की मूर्तियां पाना कोई असामान्य बात नहीं थी। वस्तुतः इस इलाके का हर नया अधिकारी यह कहकर कुछ मूर्ति उठा ले जाता था कि उसके पहले के अधिकारियों ने भी ऐसा किया है। पुरातत्ववेत्ता H. कोल उन मुट्ठी भर लोगों में एक थे जो अलग सोचते थे। उन्होंने लिखा, इस देश की प्राचीन कलाकृतियाँ को लूट होने देना मुझे आत्मघाती और असमर्थनीय नीति लगती है। वे मानते थे कि संग्रहालय में मूर्तियों कोई प्लास्टर प्रकृतियाँ रखी जानी चाहिए, जबकि असली कृतियाँ खोज की जगह पर ही उपलब्ध होनी चाहिए। दुर्भाग्य से कोल अधिकारियों की अमरावती के इस बात के लिए राजी नहीं कर पाए, लेकिन खोज की जगह पर संरक्षण की बात को सांची के लिए मान लिया गया। सांची क्यों बच गया जबकि अमरावती नष्ट हो गया? सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और अक्सर जो बच्चे 12th बोर्ड में हैं उनसे तो पूछा ही जाता है। वो लोग जो किसी सरकारी नौकरी में जैसे UPSC वाले हैं उनसे भी ये पूछा जाता है और ये काफ़ी निबंधनात्मक प्रश्न है, टिप्पणियों पे भी आती हैं, ग्रेजुएशन हो, मास्टर्स हो, सभी जगहों पर। शायद अमरावती की खोज थोड़ी पहले हो गई, जब तक विद्वान इस बात को महत्व को समझ नहीं पाए थे। किसी पुरातात्विक अवशेषों को उठाकर ले जाने की बजाय खोज की जगह पर ही संरक्षित करना उतना महत्वपूर्ण था। 1818 में जब सांची की खोज हुई, इसके 3 तोरण द्वार तब भी खड़े थे, चौथा वहीं पर गिरा हुआ था और टीला भी अच्छी हालत में था। तब भी यह सुझाव आया कि तोरण द्वार को पेरिस या लंदन भेज दिया जाए। आज भी वहाँ पर उपलब्ध है उसके साक्ष्य। अतः कई कारणों से सांची का स्तूप वहीं बना रहा और आज भी बना हुआ है, जबकि अमरावती का महाचैत्य जब सिर्फ एक छोटा सा टीला है जिसका सारा गौरव नष्ट हो चुका है। बढ़िया क्लास चल रही है, सारे टॉपिक समझ में आ रहे हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपको पढ़ने चाहिए, समझने चाहिए। अक्सर लोग बुद्ध की शिक्षाओं तक ही समझ करके छोड़ देते हैं, जानने की कोशिश नहीं करते उचित मात्रा में। आज तो अच्छे से क्लियर हो रहा होगा आपको, है ना। मूर्ति कला की बात करते हैं। ये लास्ट टॉपिक होगा आज का, उसके बाद फिर बाकी जो ज़रूरत होंगी वो फिर बाद में हम पढ़ाएंगे आपको। तो मूर्ति कला, मैंने आपको बताया कि स्तूप में मूर्तियों को यूरोप ले जाया गया था। उसके बाद क्या क्या होता है, जिन लोगों ने मूर्तियों को देखा, उन्हें ये खूबसूरत और मूल्यवान लगी, इसलिए वे उन्हें अपने लिए रखना चाहते थे, है ना। आइए उन मूर्तियों के बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं। ये देखिए तोरण द्वार, वहाँ पर साक्ष्य स्पष्ट नहीं हो रहा था, यहाँ पर आपको स्पष्ट होगा, दिख रहा है। अब एक एक दिखाता हूँ मैं, ये देखिए, ठीक है, देखते चलते इसको।
देखिए ठीक से देखें तो हाथी, एक लेटे हुए एक महिला है ना, देखिए शेर, हाथी, जंगल, वृक्ष, ये देखिए अशोक चक्र, देखिए स्तंभ पर शेर, मोर, जंगल, लोग, सभ्यता। तो चित्र 4.13 जो मैंने अभी आपको दिखाया, पहली बार देखने पर तो यह मूर्ति कला अंश में फूस की झोपड़ी और पेड़ों वाली ग्रामीण दृश्यों का चित्रण दिखाता है, परंतु वे कला इतिहासकार जिन्होंने सांची की इस मूर्तिकला की गहराई से अध्ययन किया है, वे वेशवांतर जातक से लिया गया एक दृश्य बताते हैं। यह कहानी एक ऐसे दानी राजकुमार के बारे में है जिसने अपना सब कुछ एक ब्राह्मण को सौंप दिया और स्वयं अपनी पत्नी और बच्चे के साथ जंगल में रहने चला गया। जैसे कि इस उदाहरण से स्पष्ट है, अक्सर इतिहासकार किसी मूर्तिकला की व्याख्या लिखित साक्ष्यों की तुलना में करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सेशन में शेयर कीजिए, टेलीग्राम पे शेयर कीजिए, आपसे जितने भी बच्चे जुड़े हुए हैं, जितने भी दोस्त हैं, क्योंकि ये वो कंसेप्ट मैंने बताया है आज आपको जो लगभग सबके लिए आवश्यक होता है। सब लोग इतिहास के बारे में जानना चाहते हैं, खासकर बुद्धि शिक्षाओं के बारे में। इस कारण से ये महत्वपूर्ण है। तो ये सब तक पहुंचाइए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको देख सकें, समझ सकें और जुड़ सकें। बाकी गुड नाइट। आप जिस समय भी देख रहे हैं ये, लेकिन मैं रात में इसको एडिट कर रहा हूँ और रात में इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और इस कारण से आज के लिए बस इतना ही। बाकी धन्यवाद।